Hope you're all doing well. Today is lecture number 11, in which we will complete a chapter that is coordination and control. Learning objectives are plant hormones. The common plant hormones are auxin, gibberellin, cytokinins, abscisic acid, and ethene. Plant hormones. Certain chemicals produced by plant have profound effect on their growth and development. Such chemicals are called plant hormones or phytohormones. कुछ केमिकल्स जो कि प्लांट्स के स्पेशल सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, ये केमिकल्स प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करते हैं और इन्हांस करते हैं. इन केमिकल्स को प्लांट हार्मोन्स और फाइटोहार्मोन्स भी कहते हैं. ये प्लांट हार्मोन जो है वो प्लांट की डेवलपमेंट और ग्रोथ के अलावा और भी चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसा कि जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस लेकर आते हैं, जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं. इसके अलावा एंजाइम्स के फंक्शंस को भी चेंज करते हैं, उनको भी इफ़ेक्ट करते हैं. ये सम टाइम जो है ये एक्टिवेट कर देते हैं और सम टाइम जो है इनहिबिट करते हैं और उससे रोकते हैं एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ को. तो इसके अलावा ये मेम्ब्रेनस प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर देते हैं. तो बेसिकली प्लांट हार्मोन्स जो है वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं. इन्हें प्लांट हार्मोन्स कहते हैं. फर्स्ट है ऑक्सिन. ऑक्सिन इज़ अ वेरी important hormone present in the plant. Auxin is a Greek word which means to increase. ये ऑक्सिन जो है वो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, इन्हेंस करता है. ऑक्सिन को सबसे पहले फिट्स वेंट ने आइसोलेट किया था ओट कोलियोपेटाइल से. ओट क्या है? ओट को उर्दू में जौ कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम एमिना सेटाइवा है. और ये सीड की या सीडलिंग की जो आउटर कवरिंग होती है जिसे कोलियोपेटाइल कहते हैं, वहाँ से ये आइसोलेट किया गया था. ये नेचुरली तौर पर भी प्रेजेंट होते हैं और सिंथेटिकली भी ये प्रेजेंट होते हैं. इनको सिंथेसाइज्ड भी किया जाता है, आर्टिफिशियली तौर पर भी प्रिपेयर किया जाता है. जो नेचुरली ऑक्सिन जो प्रेजेंट होता है उसको हम इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं और जो सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं उन्हें जो है वो इंडोल ब्यूटारिक एसिड और नेफेथिलीन एसिटिक एसिड कहते हैं. ये ऑक्सिन जो है वो स्टेम की एपेक्स पर, जो कि आप ये वाला रीजन देख रहे हैं, ये एक स्टेम है, इस स्टेम के एपेक्स पर ये प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा रूट के एपेक्स पर और यंग लीव्स के एपेक्स पर और एम्ब्रियो में भी ये प्रेजेंट होते हैं. तो ये ऑक्सिन जो है वो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सिन जो है वो ये एपिकल रीजन है स्टेम का. इस स्टेम के एपिकल रीजन के ऊपर ऑक्सिन जो है वो प्रेजेंट है. अब ये ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं. तो जब ये एपिक्स पर प्रेजेंट होगा या प्रोड्यूस होगा तो ये स्टेम की ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा. तो इस तरह से ऑक्सिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जो कि प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है. रोल ऑफ ऑक्सिन. यहाँ पर मैं आपको ऑक्सिन्स के जो रोल हैं वो हेडिंग वाइज बता रही हूँ, बट आप जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बुक से टैली कर सकते हैं. फर्स्ट रोल जो ऑक्सिन का है वो है सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन. यानी कि ऑक्सिन जो है वो सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन में हेल्पफुल होते हैं और ये स्टेम और रूट्स की एपेक्स पर पाए जाते हैं. ठीक है. अब ये एपेक्स पर प्रेजेंट होने की वजह से सेल की डिवीजन में हिस्सा लेते हैं. तो ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि उनकी लेंथ को बढ़ाते हैं. इसके अलावा ये कैम्बियम की एक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं. कैम्बियम क्या है? आपने सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ा था कि कैम्बियम जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि डिवाइड और रीडिवाइड होते रहते हैं. तो ये कैम्बियम की डिवीजन को भी फास्ट करते हैं. कैम्बियम जो है वो अपर साइड पर भी जो है वो सेल फॉर्म करती है और लोअर साइड पर भी सेल फॉर्म करती है. तो कैम्बियम जब ज़्यादा एक्टिव होगी तो वो तेज़ी के साथ सेल जो है वो फॉर्म करेगी, सेल बनाएगी. तो इस तरह से प्लांट की जो है वो विड्थ में इजाफा होता है, प्लांट जो है वो चौड़ाई में इजाफा होता है. तो ऑक्सिन्स की प्रेजेंस की वजह से प्लांट की लेंथ में भी इजाफा होता है, ऑक्सिन्स की प्रेजेंस की वजह से प्लांट की चौड़ाई में भी इजाफा होता है. इट्स मीन कि ये सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन में हेल्पफुल होते हैं. सेकंड है इसका इनिशिएशन ऑफ रूट्स. मीन कि रूट की ग्रोथ को भी प्रोमोट करते हैं. ये एडवेंटेशियस रूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं बेसिकली. अब एडवेंटेशियस रूट कहाँ होती हैं? एक रूट जो कि अंडर द सॉइल प्रेजेंट होती हैं और एक रूट जो कि अबव द सॉइल प्रेजेंट होती हैं. जो अबव द सॉइल रूट होती हैं वो स्टेम से प्रोड्यूस होते हैं. ये रूट एडवेंटेशियस रूट कहती हैं. तो ये एक्चुअली एडवेंटेशियस रूट की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं. थर्ड वन है
ग्रोथ ऑफ फ्रूट, ये फ्रूट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हिस्सा लेते हैं, यानी कि तेज़ी के साथ जो है वो फ्रूट ग्रो करते हैं। फोर्थ वन है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। उस फ्रूट को हम सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन जो है, मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है। फर्टिलाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं और वहाँ पर जो है वो फिर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से फिर सीड प्रोड्यूस होता है। सीड के आउटर जो फ्लैशी पार्ट है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पार्थिनोकार्पिक जो है वो बगैर फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट प्रोड्यूस होगा, जो एम्ब्रियो है उसके ही सेल्स जो है वो ओवरी के जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें सीड नहीं होता जैसा कि बनाना में। तो ये जो है वो पार्थिनोकार्पिक जो है सीड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बगैर फर्टिलाइजेशन के। नेक्स्ट है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस में आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि आपको मैंने बताया है कि जो ऑक्सिन है वो एपिक्स पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये ऑक्सिन पर डोमिनेंट होते हैं बट ये इनहिबिटरी इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं लेटरल ब्रांचेस पर, यानी कि ऑक्सिन जो है वो जब एपिक्स पर प्रेजेंस होगा तो ये लेटरल ब्रांचेस को ग्रो नहीं करने देता, ठीक है, तो ये इनहिबिट करता है, तो इसलिए इसको हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जब इसकी एपिक्स को कट कर दिया जाता है, यानी कि ऑक्सिन को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, तो उसकी जो लेटरल ब्रांचेस हैं, लेटरल बड्स हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इट्स मीन कि ये एपिक्स रीजन पर डोमिनेंट था, इसने लेटरल बड को जो है वो ग्रो नहीं होने दिया, लेटरल बड को ग्रो नहीं होने दिया। अगर उस एपिक्स रीजन को कट कर दिया, वहाँ से हार्मोन को रिमूव कर दिया, तो लेटरल बड जो है वो ग्रो करना शुरू कर दी। इट्स मीन कि ये एपिकल डोमिनेंसी शो करते हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट है एब्सिशन। एब्सिशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसको लीफ फॉलिंग भी कहते हैं। तो ये क्या काम करते हैं कि एक्चुअली एब्सिशन लेयर प्रोड्यूस कर लेते हैं लीफ की स्टेम पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक लीफ है जो कि ग्रीन कलर का है, ये फिर येलो कलर होने लगा, फिर उसके बाद जब ये येलो कलर का हो गया तो यहाँ पर जो लीफ की स्टेम है और फ्रूट की स्टेम है उस पर एक लेयर प्रोड्यूस हो जाती है, एक सेल्स की लेयर बनती है जो कि एब्सिशन लेयर कहलाती है। ये एब्सिशन लेयर जो है ये जो है वो लीफ फॉलिंग में और फ्रूट फॉलिंग में हेल्प करती है। तो जैसे आपने देखा है कि जब तेज़ हवा चलती है तो कुछ पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, फ्रूट गिर जाते हैं, तो एक ही झटके से, एक जर्क से। लेकिन इसमें ये है कि जब लीफ मैच्योर हो जाते हैं तो या फ्रूट मैच्योर हो जाते हैं तो एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको एब्सिशन लेयर कहते हैं। ये एब्सिशन लेयर जो है वो लीफ फॉलिंग और फ्रूट फॉलिंग में हेल्प करती है, जिससे फ्रूट जो है वो एक ही जर्क से, एक ही झटके से गिर जाते हैं। नेक्स्ट है वीडीसाइड्स। वीड एक्चुअली क्या है, जब किसी एरिया पर, किसी जगह पर क्रॉप होती है, कोई भी फसल लगी हुई होती है, तो वहाँ पर छोटे छोटे पौधे जो है वो उगना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि घास फूस वगैरह या तो दूसरे जो है वो फालतू पौधे लगना शुरू हो जाते हैं, वो वीड्स कहलाते हैं बेसिकली। तो ये जो ऑक्सिन है इन वीड्स को किल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसका स्प्रे किया जाता है उसके ऊपर, ये वीड्स जो हैं, ताकि वहाँ से ख़त्म हो जाएं। ये वीड्स प्लांट के लिए या फसल के लिए या क्रॉप के लिए हार्मफुल इस सेंस में होते हैं कि ये जो उस एरिया में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उसके हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी कि ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं न्यूट्रिएंट को, वो वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, एटमॉस्फेयर को। तो प्लांट को बहुत कंपटीशन करना पड़ता है, प्लांट को न्यूट्रिशन जो है वो की नीड पूरी नहीं हो सकती प्लांट की, वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता इन वीड्स की वजह से। तो इन वीड्स को किल करने के लिए भी ऑक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस वीड्स के ऊपर ऑक्सिन का स्प्रे किया जाता है तो वहाँ से ये वीड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट हार्मोन जो है वो जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन जो है वो सेल डिवीजन को प्रोमोट करते हैं। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट टी याबूटा एंड टी हयाशी ने आइसोलेट किया था एक फंगस से, और उस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये फंगस जो है ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, ये राइस की फसल में प्रोड्यूस हुआ था।
इस तरह से था कि एक जगह पे प्लांट ग्रो कर रहा था, तो साइंटिस्ट ने जब देखा कि वो प्लांट जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा है, दिन ब दिन जो है वो बहुत तेज़ी से उसमें की लेंथ में इजाफा हो रहा है। जब वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया तो सॉइल में एक फंगस की प्रेजेंस हुई, उस फंगस को नाम दिया गया जिब्रीला फ्यूजिकोराए। इस फंगस से जो डिजीज़ कॉज हुई राइस की फसल के ऊपर, उस डिजीज़ का नाम था बकैनी, जिसको फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस भी कहा गया। तो जिब्रेलिन जो है वो एक्चुअली सेल डिवीजन में, सेल इलोंगेशन में हेल्पफुल होते हैं और ये एक डिजीज़ कॉज करते हैं राइस पे, जिसको हम फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस कहते हैं। रोल ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक्चुअली क्या है कि स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, ये भी सेल डिवीजन करते हैं, सेल इलोंगेशन भी जो है उसको भी प्रमोट करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा ये डवार्फिज्म को भी स्टिमुलेट करते हैं। मीन डवार्फिज्म को भी जो है वो डवार्फिज्म क्या है, छोटा होना, यानी प्लांट जब छोटे हो जाते हैं तो उसको छोटा नहीं होने देते बल्कि स्टिमुलेट करते हैं कि ये जो है वो प्लांट जो है वो टॉलर हो। जैसे 5 मीटर का अगर एक प्लांट है तो वो 2 और 3 मीटर की हाइट का है, तो उसको जो है वो छोटा होने से बचाते हैं, उसको इलोंगेट करते हैं, उसको जो है प्रॉपर बढ़ने देते हैं। इसके अलावा ये एंडोस्पर्म के अंदर एक एंजाइम अमाइलेज जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। किस तरह से कि एंडोस्पर्म क्या है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ हैं। एंडोस्पर्म के अंदर जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टार्च होता है। तो ये एंडोस्पर्म के अंदर एंजाइम जब अमाइलेज प्रोड्यूस होता है तो ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं ताकि सीडलिंग स्टार्ट हो सके। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म बेसिकली एक सीड है और एक न्यूट्रिटिव टिश्यूज है। इसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। तो इसमें एक एंजाइम अमाइलेज प्रोड्यूस होता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है और ये शुगर जो है इस तरह से सीडलिंग स्टार्ट हो जाती है। सीड को या एंडोस्पर्म को बेसिकली खुद भी जो है वो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। तो जब ये शुगर में कन्वर्ट हो जाती है तो ये शुगर जो है वो इस तरह से ग्लूकोज जो है वो प्लांट को मिलती है, तो सीडलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ये फ्लावरिंग को और फ्रूट को भी स्टिमुलेट करती है, उसकी ग्रो को बढ़ाती है। और इसके अलावा पोलन ट्यूब की ग्रोथ में भी हिस्सा लेती है। पोलन ट्यूब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जो मैंने फर्टिलाइजेशन में आपको बताया था कि जब स्टिग्मा जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पर वो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब्स फॉर्म करते हैं जिसमें से स्पर्म ट्रैवल करते हैं। तो ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। इसके अलावा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को भी प्रोड्यूस करती है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो सीडलेस फ्रूट होते हैं, जैसा कि बनाना, इसको भी ये प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा थर्ड वन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो ये भी दो तरह से प्रेजेंट होता है, ये नेचुरली भी मौजूद होता है और सिंथेटिक फॉर्म में भी ये पाया जाता है। अब ये जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो है वो सेल इलोंगेशन करते हैं। ओरिजिनली तौर पर इसको आइसोलेट किया गया था कोकोनट मिल्क से। इसके अलावा हेयरिंग एक फ़िश है, उसके स्पर्म के डीएनए से इसको आइसोलेट किया गया। इसके अलावा ईस्ट एक्सट्रैक्ट से इसको आइसोलेट किया गया। ये नेचुरली तौर पर जो साइटोकाइनिन प्रेजेंट है उसको जीटीन कहा जाता है और जो सिंथेटिक साइटोकाइनिन होती है उसे हम काइनिटीन कहते हैं। अब देख लेते हैं हम रोल ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बेसिकली जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करती है, बट ऑक्सीजन्स की प्रेजेंस में, यानी कि साइटोकाइनिन जब सिंगली या सेपरेटली प्रेजेंट होगी तो वो सेल डिवीजन नहीं करेगी, बल्कि जब उसके साथ ऑक्सीजन भी मौजूद होगी तब उसके साथ मिलके वो साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन में हिस्सा लेती है। अदरवाइज सेपरेटली साइटोकाइनिन सेल डिवीजन नहीं करते। इसके अलावा ये सेनिसेंस को डिले करते हैं। सेनिसेंस क्या है, ओल्ड एज, यानी कि प्लांट को जल्दी जो है वो बूढ़ा नहीं होने देते, उसको डिले करते हैं। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में ओल्ड एज में जो है वो मसल्स और बोन्स जो है वीक होना शुरू होती हैं, इस तरह से प्लांट में भी जो है वो टिश्यूज़ जो है वो वीक हो जाते हैं और अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये टिश्यूज़ को वीक होने से बचाते हैं, इसको ओल्ड होने से बचाते हैं, इसकी सेनिसेंस को डिले कर देते हैं। इसके अलावा ब्रेक सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। सीड डोरमेंसी आपको पता है कि स्लीपिंग पीरियड ऑफ द सीड, यानी कि सीड जो है वो कुछ टाइम के लिए स्लीपिंग स्टेज में चला जाता है, तो उसको जल्दी ब्रेक करते हैं ताकि सीड जल्दी से ग्रो करे। इसके अलावा ये फ्रूट डेवलपमेंट में भी हिस्सा लेते हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर। और इसके अलावा ये जो है जो लीफ है उसको
डीकलराइज्ड होने से बचाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो प्लांट में पत्ते जो है वो पीले हो जाते हैं, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, क्लोरोफिल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो अगर उस लीफ के ऊपर जो कि येलो कलर के हो गए हैं उस लीफ के ऊपर साइटोकाइनिन का स्प्रे किया जाए तो वो दोबारा से जो है वो ग्रीन हो जाते हैं, उसमें क्लोरोफिल वापस आ जाता है, क्लोरोफिल फिर फोटोसिंथेसिस भी करने लग जाते हैं। तो लीफ को डिटैच होने से पहले जब लीफ पे स्प्रे किया जाए तो वो दोबारा से यंगर और ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं, मीन कि ये क्लोरोफिल को लॉस होने से बचाते हैं। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं और ये प्लांट में स्ट्रेस डेवलप करते हैं, यानी स्ट्रेस कंडीशन में ये प्लांट के अंदर डेवलप हो जाते हैं और ये इसकी ग्रोथ पर जो है वो एडवर्स जो है वो कंडीशन में इफ़ेक्ट करते हैं, जैसा कि ड्रॉट कंडीशन होती है या ऐसी कंडीशन जहाँ पर पानी नहीं है या बहुत ज़्यादा प्लांट को सफ़र करना पड़ा है। चूँकि ये स्ट्रेस में डेवलप होते हैं इसलिए इनको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि इट इंड्यूस डोरमेंसी इन बड एंड सीड, यानी कि सीड में डोरमेंसी को बढ़ा देते हैं, यानी कि सीड को ग्रो ही नहीं होने देते, सीड को बढ़ने नहीं देते, बड को ग्रो नहीं होने देते, कली को जो है वो फूल नहीं बनने देते, तो इस सीड डोरमेंसी को जो है वो ये बढ़ा देते हैं। इसके अलावा स्टोमेटा को भी क्लोज करने में ये हेल्प करते हैं, यानी स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। जैसे अगर किसी ड्रॉट कंडीशन में प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पानी कम है, तो वहाँ पर एब्सिसिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा और एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। इसके अलावा लीफ जो है वो स्केली हो जाती हैं, यानी कि जिस जगह पर ये प्रेजेंट होगा वहाँ पे लीफ को स्केली कर देगा ताकि जो है ये सरवाइव कर सकें। इसके अलावा सेनेसेंस को प्रमोट करता है, मीन ओल्ड एज जल्दी आ जाती है प्लांट में, प्लांट जो है वो जल्दी से जो है वो उसकी लीव्स हैं वो ग्रीन से येलो होने लगती हैं। इसके अलावा एब्सिशन को भी जो है ये बढ़ाता है। एब्सिशन मैंने आपको बताया है कि एब्सिशन क्या होती है, लीफ फॉलिंग होती है, यानी कि एक एब्सिशन लेयर प्रोड्यूस होती है जिससे लीफ गिर जाते हैं या फ्रूट गिर जाते हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ जो है वो डोरमेंसी को ब्रेक करने में, सेनेसेंस में एब्सिशन को प्रमोट करने में हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है इथीन। इथीन इज़ अ गैस बट एक्ट एज ए हार्मोन्स, यानी कि ये इथीन जो है वो रिपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करती है, यानी कि फ्रूट को पकने में मदद देती है, उसको पकाने में मदद देती है। इसमें इस तरह से फ्रूट को रिपनिंग किस तरह से होती है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जैसे एक बनाना है, ये ग्रीन कलर का है तो ये दिन ब दिन जो है वो येलोइश कलर में चला जाता है, तो ये इथीन गैस की वजह से ये पकते चले जाते हैं। एक्चुअली ये किस तरह से होता है कि जैसे जो पहले बनाना वो ग्रीन था या कोई केरी है तो वो ग्रीन कलर की है, बाद में वो येलो कलर की हो जाती है, तो वो किस तरह होता है, वो इस तरह से होता है कि सेल मेम्ब्रेन की जो सेल मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो परमिएबिलिटी होती है, यानी कि वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है, तो वो डिफरेंट एंजाइम्स को जो है वो अपने अंदर से पास आउट होने देती है, कुछ एंजाइम्स को पास आउट नहीं होने देती है, यानी सिलेक्टिव परमिएबल होती है, वेस्ट प्रोडक्ट को रोक लेती है। तो इसमें क्या होता है कि जब सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी इफ़ेक्ट होती है तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इस एंजाइम को अलाउ कर देती है आने के लिए। तो जब सेल मेम्ब्रेन से ये एंजाइम जो है वो सेल के अंदर दाखिल हो जाता है तो वहाँ से ये क्लोरोफिल को ख़त्म कर देता है, क्लोरोप्लास्ट को ख़त्म कर देता है। क्लोरोप्लास्ट जब ख़त्म हो जाएगा तो ग्रीन कलर भी नहीं रहेगा, तो फिर दूसरे कलर जो रेड और ग्रीन जो दूसरे कलर हैं जैसे कि रेड है या येलो है, वो कलर जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से फ्रूट में जो है वो डिफरेंट कलर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं इथीन गैस की वजह से। इसके अलावा ये एब्सिशन, लीफ एब्सिशन में हेल्प करती है, मीन लीफ फॉलिंग में भी हेल्प करती है। एब्सिशन लेयर फॉर्म कर लेती है लीफ की टिप पर जिससे लीफ जो है वो गिर जाते हैं। इसके अलावा सी डोरमेंसी को भी ब्रेक करती है कुछ स्पीशीज़ के अंदर, और फ्लावरिंग को भी इनिशिएट करती है, जैसे कि पाइनएप्पल प्लांट में देखा गया है कि पाइनएप्पल प्लांट में बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग होती है इथीन की प्रेजेंस में। यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ जो कि प्लांट हार्मोन्स डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया। या आपके पेपर में एज ए डिटेल क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है और सम शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आज आपका ये होमवर्क है जिसमें आपने ऑक्सिन और जिबरेलिन की डिफरेंस लिखने हैं। इसके अलावा साइटोकाइनिन एब्सिसिक एसिड के रोल आपने लिखने हैं और एक रीजनिंग क्वेश्चन है वाई इथीन इज़ कंसिडर्ड एज ए फ्रूट रिपनिंग हार्मोन्स। ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपने होमवर्क के तौर पर आपने करने हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।